हेलो दोस्तों, हमारे चैनल कॉम्पिटिटर्स क्लब में आपका स्वागत है। एडीओ परीक्षा की तैयारी के क्रम में ये हमारा 5वां वीडियो है। छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 के बारे में हमने पढ़ना चालू किया था और पिछले वीडियो में धारा 21 तक हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हुआ है तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप वो वीडियो देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम धारा 22 के ऑनवर्ड्स यानी उसके आगे पढ़ेंगे। अध्याय 3 हम पढ़ रहे थे पंचायतों की संरचना का। ग्राम पंचायत की संरचना हम देख चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे जनपद पंचायत की संरचना और उसके बाद जिला पंचायत की संरचना। तो संरचना के क्रम में या संरचना को समझने के लिए जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है वो आप अगर पिछले वीडियो में ग्राम पंचायत की संरचना से समझ लेते हैं तो आपको जनपद पंचायत को और जिला पंचायत की संरचना, अविश्वास प्रस्ताव टाइप की चीज़ों को समझने में मदद होगी। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि पहला पार्ट जो है आप ज़रूर देखें। तो धारा 22 से हम स्टार्ट कर रहे हैं जनपद पंचायत की संरचना। एक जनपद पंचायत जो है बना करेगी उसके सदस्यों से। तो पहले तो हम देखेंगे कि उसमें सदस्य कौन कौन से होंगे। दूसरा, एक जनपद पंचायत का साइज़ क्या होगा, वो कितने वार्डों में बंटेगी, किस आधार पर वार्डों में बंटेगी, उसमें किस प्रकार से आरक्षण आदि तय किए जाएंगे, अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चुनाव किस तरीके से होगा, ये सारी चीज़ें हम एक एक करके देखेंगे। तो इसके जो सदस्य हुआ करेंगे जनपद पंचायत के संरचना में, सदस्य आप ध्यान रखेंगे। सबसे पहले तो होंगे निर्वाचित सदस्य। निर्वाचित सदस्य जो निर्वाचन क्षेत्रों से चुने जाएंगे। निर्वाचन क्षेत्रों से जो सदस्य चुने जाएंगे वो निर्वाचित सदस्य होंगे। इसके अलावा राज्य विधानसभा के जो सदस्य होंगे, जो विधायक होंगे, राज्य विधानसभा के सदस्य। अब इसमें ध्यान देने लायक बात यह है कि राज्य विधानसभा के ऐसे ही सदस्य जनपद पंचायत के सदस्य होंगे जिनका विधायकी क्षेत्र, जिनका जो निर्वाचन क्षेत्र है वो आंशिक या पूर्ण रूप से जो है उसका कोई भी क्षेत्र जो है इस जनपद यानी इस ब्लॉक के अंतर्गत आता हो। यानी उनका निर्वाचन क्षेत्र, यदि उनका निर्वाचन क्षेत्र यदि संबंधित जो जनपद है, जनपद या जो खंड है विकास खंड के अंतर्गत हो। अब इसमें ध्यान देने लायक एक और बात है कि यदि ये उनका निर्वाचन क्षेत्र का जो भाग है, निर्वाचन क्षेत्र का ये भाग यदि पूर्ण रूप से नगरीय क्षेत्र में पड़ता है तो ऐसे क्षेत्र के सदस्य जो हैं जनपद पंचायत के सदस्य नहीं होंगे। मैं रिपीट कर रहा हूं कि ऐसे विधायक जिनका विधानसभा क्षेत्र इस जनपद या इस खंड, इस विकास खंड के अंतर्गत पड़ता है, उसका कोई भी भाग, तो वो इस जनपद पंचायत के सदस्य होंगे। लेकिन यदि उनका ये निर्वाचन क्षेत्र पूर्ण रूप से नगरीय क्षेत्र में पड़ता है तब वो जनपद पंचायत के सदस्य नहीं कहलाएंगे। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। तीसरा, इस विकास खंड के अंतर्गत जितने भी सरपंच हैं, सरपंचों का पंचमांश 1/5वां हिस्सा। अब इस विकास खंड के अंतर्गत, इस जनपद के अंतर्गत जितने भी ग्राम पंचायत आएंगे उसके जो भी सरपंच हैं उनका 1/5, जितने भी सरपंचों की संख्या है उनका 1/5वां हिस्सा जो है जनपद पंचायत के सदस्य होंगे। और ये जो 1/5वां हिस्सा है ये चलेगा हमारा चक्रानुक्रम में, चक्रानुक्रम में 1 वर्ष हेतु। इसका क्या मतलब है कि एक जो ग्राम का सरपंच है वो सिर्फ 1 वर्ष के लिए जनपद पंचायत का सदस्य होगा। इस तरीके से 1/5वां हिस्सा जो चुना जा रहेगा उनके पहले 1/5वें हिस्से के जो सरपंच होंगे वो 1-1 वर्ष के लिए रहेंगे। उसके बाद जो अगले सरपंच आ जाएंगे
वो हो जाएंगे। इस प्रकार से कोई भी जो सरपंच है वो रिपीट नहीं होगा, लेकिन ऐसा चक्रानुक्रम में जो है 5 वर्षों के लिए, 1-1 वर्षों के लिए 1/5वां हिस्सा जो है वो जनपद पंचायत के सदस्य होंगे। तो इस तरीके से ये 3 कैटेगरीज में जो है जनपद पंचायत के सदस्य हुआ करेंगे। एक तो निर्वाचित सदस्य जिनका प्रत्यक्ष चुनाव होगा जनपद क्षेत्र में, राज्य विधानसभा के ऐसे सदस्य जिनका विधानसभा क्षेत्र, ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र जो है इस जनपद में या इस खंड में पड़ता है, और इस जनपद के अंतर्गत ऐसे ग्राम पंचायत जो इस जनपद के अंतर्गत आते हैं उनके सरपंचों का, जितने भी सरपंच हैं उनका 1/5वां हिस्सा, पंचमांश जो है 1-1 वर्ष के लिए चक्रीय क्रम में जनपद पंचायत के सदस्य होंगे। तो इस प्रकार के सदस्यों से मिलकर जनपद पंचायत जो है बनेगी। सारे के सारे निर्वाचनों में एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे, चाहे वो ग्राम पंचायत हो, जनपद पंचायत हो या फिर जिला पंचायत, निर्वाचन ना होने की स्थिति में 6 माह के भीतर जो है नया निर्वाचन कराना होता है। तो ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। निर्वाचन ना होने की स्थिति में नवीन निर्वाचन जो है वो 6 माह के अंदर तो ये 6 माह जो है आप याद रखेंगे। धारा 23 की हम बात करते हैं। जैसा हमने कहा, ये तो हुई सदस्यों की बात कि सदस्य कौन से होंगे। अब हम देखेंगे कि निर्वाचन क्षेत्र का बंटवारा किस तरीके से होगा, क्या क्या जनसंख्या, क्या क्या अनुपात वहाँ पर ध्यान रखी जाएगी। तो धारा 23 की हम बात करते हैं। धारा 23 बताता है आपको खंड का निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन, खंड का निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन। तो ऐसी कोशिश होगी कि जो खंड है, विकास खंड या फिर जो जनपद है, वो यथासंभव हो सके कि 5-5 हजार की जनसंख्या में विभाजित हो। क्या कहा जा रहा है कि यथासंभव 5,000 की जनसंख्या में विभाजन। तो जनपद सदस्यों के लिए जो निर्वाचन क्षेत्र होंगे, ये निर्वाचन क्षेत्र की बात हो रही है जनपद सदस्यों के लिए। तो एक जो निर्वाचन क्षेत्र होगा जनपद सदस्य के लिए, उसकी जनसंख्या 5,000 के आसपास हो, ऐसी कोशिश की जाएगी। परंतु यदि जनपद की या खंड की जनसंख्या जो है 50,000 से कम है, क्योंकि कम से कम 10 निर्वाचन क्षेत्र होने आवश्यक हैं। यदि 50,000 से कम की जनसंख्या होती है और आप 5-5 हजार की जनसंख्या में विभाजित करोगे तो 10 निर्वाचन क्षेत्र बन नहीं पाएंगे। तो इसलिए दूसरा कंडीशन ये है कि यदि जनसंख्या 50,000 से कम हो, यदि जनसंख्या, किसकी जनसंख्या, जनसंख्या हम बात कर रहे हैं खंड की, विकास खंड की या जनपद की, यदि जनसंख्या 50,000 से कम हो तो कम से कम 10 निर्वाचन क्षेत्र, तो कम से कम 10 निर्वाचन क्षेत्र जो है बनाए जाएंगे। 10 निर्वाचन क्षेत्रों में जो है विभाजन किया जाएगा। इसका मतलब समझिए, मान के चलिए कि 45,000 की जनसंख्या है, तो 45,000 की जनसंख्या यदि हुई तो 10 निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा जाएगा। 4,500 एक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या हो जाएगी। तो दो कंडीशन है। पहली कोशिश तो ये की जाए कि यथासंभव कि 5,000 की जनसंख्या में एक निर्वाचन क्षेत्र हो। दूसरी कोशिश, यदि 50,000 से कम की जनसंख्या है तो कम से कम 10 निर्वाचन क्षेत्रों में इसका विभाजन किया जाए। एक और कंडीशन ये है कि अब ये जो निर्वाचन क्षेत्र में बंटवारा होना है, तो ये ध्यान दिया जाएगा कि पूरे जिले में जितने भी निर्वाचन क्षेत्र खंड के यानी जनपद के निर्वाचन क्षेत्र बांटे जाएंगे, वहाँ पर
जनसंख्या और निर्वाचन क्षेत्रों का जो अनुपात है वो लगभग समान हो। क्या कहा जा रहा है कि 50,000 से कम होने पर आप 10 निर्वाचन क्षेत्रों में तो बांट देंगे, परंतु कोशिश ये की जाएगी कि पूरे जिले में, माफ कीजिएगा, पूरे राज्य में ये जो अनुपात है, किसका अनुपात, जनपद निर्वाचन क्षेत्र और ये जो जनसंख्या का अनुपात है वो पूरे राज्य में लगभग एक जैसा है। यानी निर्वाचन क्षेत्र, कहा जा रहा है कि निर्वाचन क्षेत्र का जो जनसंख्या के साथ अनुपात है, जनसंख्या के साथ जो अनुपात है वो पूरे राज्य में यथासंभव एक जैसा हो, यथासंभव जो है समान हो। तो ये कोशिश की जाएगी कि पूरे राज्य में जो जनपद निर्वाचन क्षेत्र है वहाँ की जो जनसंख्या है वो लगभग समान हो, ये कोशिश की जाएगी। आरक्षण की हम बात करते हैं। धारा 23 में ही, धारा 23 के 3 में आरक्षण की बात जो है की गई है। धारा 23 के तीसरे पार्ट में जो है आरक्षण की बात की गई है। तो आरक्षण का हिसाब किताब अगर आप जनपद के संदर्भ में समझ लेंगे तो आपको जिला के संदर्भ में समझने में आसानी होगी, लगभग एक जैसा है। तो आरक्षण का ये है कि आरक्षण जो है सामान्य तौर पर दिया जाता है जनसंख्या के अनुपात के आधार पर। उस क्षेत्र में जनसंख्या का क्या अनुपात है उसके आधार पर। तो जैसे एसटी एससी के आरक्षण की हम बात करें, एसटी एवं एससी आरक्षण, तो उस जनपद क्षेत्र में, उस खंड में जो भी उनकी जनसंख्या का अनुपात होगा उस आधार पर उनको सीट्स दिए जाएंगे। जनसंख्या के अनुपात में अब देखिए, जो भी उस खंड में जो भी जनसंख्या होगी एसटी एससी की, उस आधार पर उनको आरक्षण दिया जाएगा। अगर 20% जनसंख्या है उनकी तो 20%, अगर 15% है तो 15%। पर ये जो एसटी एससी की जनसंख्या यहाँ पर गणना की जाएगी आरक्षण के लिए, इसमें आप ये ध्यान रखेंगे कि कुछ जो खंड होते हैं या जनपद होते हैं उनमें अनुसूचित क्षेत्र हुआ करते हैं। ऑलरेडी अनुसूचित क्षेत्र जो है का कॉन्सेप्ट जो है उसके आधार पर कुछ क्षेत्रों को अनुसूचित क्षेत्र में बांटा गया है। तो इस खंड के अंतर्गत यदि कोई अनुसूचित क्षेत्र है तो उसकी जनसंख्या को इस आरक्षण के कैलकुलेशन के लिए माइनस किया जाएगा। यानी ये जो जनसंख्या हम लोग कैलकुलेट करेंगे एसटी एससी आरक्षण के लिए, इसमें से माइनस किया जाएगा अनुसूचित क्षेत्र की जनसंख्या यदि हो तो। उस खंड में यदि कोई अनुसूचित क्षेत्र है तो वहां की जनसंख्या को एसटी एससी आरक्षण, एसटी एससी जनसंख्या जो हम लोग कैलकुलेट करेंगे आरक्षण के लिए उसमें से माइनस कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से एसटी एससी जनसंख्या के अनुपात में जो है उनको आरक्षण दिया जाएगा। जहां पर ध्यान रखेंगे, जहां पर एसटी एससी की सम्मिलित जनसंख्या यानी एसटी प्लस एससी जनसंख्या जिस खंड में यदि 50% से कम हो, किसी खंड में यदि एसटी और एससी की सम्मिलित जनसंख्या, संयुक्त जनसंख्या यदि 50% से कम हो तो ऐसे जगह पे 25% आरक्षण ओबीसी को दिया जाएगा। दो कंडीशन, तो एसटी एससी की जनसंख्या जो है
ST/SC का जो आरक्षण होगा वो इस पर डिपेंड करेगा कि वहाँ पर उनकी जनसंख्या किस अनुपात में है। उसमें भी यदि उस खंड में कोई अनुसूचित क्षेत्र पड़ता है तो उस क्षेत्र की जनसंख्या को उसमें से माइनस कर दिया जाएगा, और यदि उस क्षेत्र में ST/SC की संयुक्त जनसंख्या 50% से अधिक कम है तो वहाँ पर 25% का आरक्षण जो है दिया जाएगा OBC यानी अन्य पिछड़े वर्ग को। इन सारे अनुपात में, इन सारे आरक्षण में, मतलब ये तो हो गया आपका ST/SC आरक्षण प्लस आपका OBC का आरक्षण, और उसके बाद यदि अनरिजर्व्ड कैटेगरी भी बच रही है तो इन सारे सीटों में 50% आरक्षण आपको देना है महिला को। ध्यान देंगे 50% आरक्षण जो है कम से कम आरक्षण जो है आपको महिला को देनी पड़ेगी। तो महिला आरक्षण है 50%। सारे चीज में यहां पर जो ST/SC आरक्षण दिया जाएगा उसमें भी 50%, यहां पर यदि OBC का आरक्षण दिया जाता है उसमें भी 50%, जो अनरिजर्व्ड सीट है उसमें भी 50%, यानी टोटल जितने भी सीट्स होंगे उनमें आपको कुल मिला के 50% से अधिक का आरक्षण महिला का देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से 50% से कम 50% आरक्षण का प्रावधान करती है छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम। धारा 24 जो है विलोपित कर दी गई है, बाद में 2019 में एक संशोधन हुआ था, उसके बारे में अपन बाद में देखेंगे। और धारा 25 जो है प्रावधान करती है अध्यक्ष उपाध्यक्ष के निर्वाचन का। तो जो निर्वाचित सदस्य हैं, जो भी जनपद सदस्य होते हैं वो प्रत्यक्ष निर्वाचित होते हैं। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन जो है अप्रत्यक्ष रूप से होता है, यानी जो सदस्य होते हैं निर्वाचित सदस्य उन्हीं के बीच से। तो अगला हम देखते हैं धारा 25 अध्यक्ष उपाध्यक्ष का निर्वाचन। धारा 25 अध्यक्ष उपाध्यक्ष का निर्वाचन। तो इनका निर्वाचन जैसा बताया कि जो निर्वाचित सदस्यों से होता है, निर्वाचित सदस्यों से निर्वाचित सदस्यों के बीच से ही अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो है निर्वाचित किए जाते हैं। तो ये तो हुई पहली बात। दूसरी बात, इसमें अब जो निर्वाचित सदस्य होते हैं उनके आरक्षण की अगर हम बात करें, इसमें भी आरक्षण की अगर हम बात करें कि ये आरक्षण हम लोग बात कर रहे हैं अध्यक्ष पद के लिए, अध्यक्ष उपाध्यक्ष पद के लिए हम बात कर रहे हैं आरक्षण की। तो ये जो आरक्षण होगा ये देखना पड़ेगा कि कुल जो पद हैं, जैसा हम देख चुके हैं ऑलरेडी कि सदस्यों के लिए जो आरक्षण तय की गई थी, निर्वाचन क्षेत्र जनपद के जो निर्वाचन क्षेत्र देखे गए थे उसमें हमने आरक्षण देखा। तो हम ये देखें कि कुल जो पद हैं उस जनपद में, कुल जो पद हैं उसके अगेंस्ट ST/SC आरक्षित पद कितने हैं, वो जो अनुपात है, कहने का मतलब है कि जिले में हम बात कर रहे हैं कि जिले में जो ST/SC पद है, जिले में ST/SC के जो पद हैं ये प्रत्येक जनपद के लिए उनका कुल पदों से जो अनुपात है वो अनुपात बराबर होना चाहिए उस जिले में ST/SC जनसंख्या का जो अनुपात है, यानी जिले में ST/SC जनसंख्या बटे जिले की कुल जनसंख्या। ऐसा कोई सूत्र जो है नहीं दिया हुआ है अधिनियम में, ये आपके समझने के लिए है, शब्दों में लिखा हुआ है कि आरक्षण तय करते समय हमको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि उस जिले में, अब जिले के अंतर्गत बहुत सारे आपके खंड आएंगे, तो उस जिले में ST/SC जनसंख्या का जो अनुपात है
जिले की जनसंख्या के साथ। एसटी एससी जनसंख्या का जो अनुपात है वही अनुपात कुल जो पद हैं, किसके, जनपद सदस्य के कुल जो पद हैं उनके साथ एसटी एससी के जो आरक्षित पद हैं उनका अनुपात होना चाहिए। तो ये अनुपात का ध्यान रखा जाएगा। इसी अनुपात में जो है आरक्षण रखे जाएंगे। जैसे मान के चलिए कि 20% यदि किसी जिले में 20% एसटी एससी हैं तो 20% जो पद हैं वो आरक्षित रखे जाएंगे अध्यक्ष उपाध्यक्ष के लिए उस जिले में, उस जिले के जनपद में। तो ये ध्यान रखा जाएगा। इसमें भी 50% आरक्षण जो होगा वो महिला का होगा। ये जिन पदों की हम बात कर रहे हैं उनमें फिर से 50% आरक्षण महिला, महिला के लिए 50% सीट जो है आरक्षित रखे जाएंगे। फिर से वही कंडीशन है जो हमने सदस्यों के लिए देखा था कि यदि एसटी एससी जनसंख्या, यदि एसटी प्लस एससी संयुक्त जनसंख्या 50% से कम हो, संख्या 50% से कम, तो ऐसे कंडीशन में 25% आरक्षण अन्य पिछड़े वर्ग ओबीसी को दिए जाएंगे। और एक और कंडीशन है, इस रीति से यदि आरक्षित क्षेत्र में जहां पर एसटी एससी आरक्षण हो किसी पद के लिए, इस रीति से यदि किसी जनपद में अध्यक्ष जो है एसटी एससी नहीं हो पाता तो उस कंडीशन में जो उपाध्यक्ष होगा वो एसटी एससी या ओबीसी किसी एक कैटेगरी से यानी रिजर्व कैटेगरी से होगा। कहने का मतलब यदि अध्यक्ष जो है रिजर्व कैटेगरी का नहीं होता है तब वहां पर उपाध्यक्ष जो है रिजर्व कैटेगरी से होगा। यदि अध्यक्ष एसटी या एससी या ओबीसी से ना हो तो उपाध्यक्ष जो है वो एसटी एससी या ओबीसी से होगा। यानी रिजर्व कैटेगरी का एक रिप्रेजेंटेशन जो है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के माध्यम से जनपद में होना आवश्यक है। तो ये चीजों को ध्यान रखेंगे। अब जब अध्यक्ष उपाध्यक्ष का निर्वाचन हो जाता है तो उनके नामों का प्रकाशन किया जाता है। तो धारा 26 इसके बारे में प्रावधान करती है। धारा 26 जो है ये प्रावधान करती है कि अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और जो उसके सदस्य हैं उनके नामों का प्रकाशन जो है किया जाता है नामों का प्रकाशन यथासंभव जो है ये प्रकाशन किया जाता है। जिस तारीख को प्रकाशन किया जाता है इनके नामों का, उसी तारीख से जो है बाकी सारी चीज़ें निर्धारित होती हैं कि भाई पहला सम्मेलन कब बुलाया जाएगा और उनकी पदावधि की गणना कहाँ से की जाएगी। तो इसलिए ये प्रकाशन जो है महत्वपूर्ण है। ये प्रकाशन के 30 दिन के भीतर जो है पहला सम्मेलन बुलाया जाना आवश्यक होता है। तो धारा 27 उसके बारे में प्रावधान करती है। प्रथम सम्मेलन, धारा 27 प्रथम सम्मेलन, ये प्रथम सम्मेलन आपका होता है नाम के प्रकाशन के 30 दिवस के भीतर। 30 दिवस के भीतर जो है ये प्रथम सम्मेलन बुला लिया जाना है। और जो पदावधि होती है, प्रथम सम्मेलन एवं पदावधि, यानी जो भी अध्यक्ष उपाध्यक्ष सदस्य चुन कर आए हैं उनकी पदावधि कब से कब तक होगी, तो वो पदावधि गिनी जाती है प्रथम सम्मेलन। पदावधि जो होती है प्रथम सम्मेलन से 5 वर्ष। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे। चुनाव के रिजल्ट निकलने के बाद से ये गणना नहीं होती है, ना ही प्रकाशन के दिनांक से ये गणना जो है की जाती है।
प्रकाशन के 30 दिनों के भीतर प्रथम सम्मेलन किया जाना है। प्रथम सम्मेलन जिस भी तारीख को होगी उस दिन से गणना की जाती है। अगले 5 साल तक वो जो है अपने पद पर बने रहेंगे, अगर उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव या फिर कोई अन्य कार्यवाही नहीं होती है। तो पदावधि की गणना होती है प्रथम सम्मेलन के दिनांक से। धारा 28 में हम बात करते हैं अविश्वास प्रस्ताव की। अविश्वास प्रस्ताव के बारे में हम लोग जो पंचायत के बारे में देख रहे थे, ग्राम पंचायत, वहाँ पर भी हम चर्चा कर चुके हैं। लगभग एक जैसा होता है। धारा 28 अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव के लिए आप ये देखेंगे कि प्रस्ताव कितने लोग ला सकते हैं, उस पर बहुमत कितना होना चाहिए। इन सब चीज़ों को 2-3 चीज़ें आपका अविश्वास प्रस्ताव में ध्यान रखना चाहिए कि प्रस्ताव कौन ला सकते हैं, कितने प्रतिशत सदस्य, मतलब कितने सदस्य ला सकते हैं, कितनों का उसमें बहुमत चाहिए, किस किस समय में उसको नहीं ला सकते। ये 2-3 चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए। तो अविश्वास प्रस्ताव के लिए जो उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्य हैं, उपस्थित, एक तो उपस्थित हों वहां पे, दूसरा मतदान करने वाले। उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 3/4 बहुमत चाहिए। ध्यान देंगे, अविश्वास प्रस्ताव के लिए चाहिए। जिस समय अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है वहां पर जो उपस्थित हों, दूसरा वो मतदान करने वाले हों, नामित सदस्य ना हो, मतदान करने वाले सदस्य हों, उनका 3/4 बहुमत चाहिए अविश्वास प्रस्ताव के लिए। अब ये जो 3/4 बहुमत है, ये जो 3/4 बहुमत की हम बात कर रहे हैं, ये 3/4 बहुमत कुल निर्वाचित सदस्य, जो कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या का 2/3 से अधिक हो। इसका मतलब समझिए, भाई हो सकता है कि उस दिन उपस्थित सदस्य कम हो। तो मान के चलिए कि यदि 15 सदस्यों की, एक उदाहरण के तौर पर, यदि 15 सदस्यों का एक जो है जनपद है, 15 सदस्य हैं, ये चलिए 12 सदस्य हैं। 12 सदस्य यदि हैं तो उपस्थित मतदान करने वाले सदस्य हैं। अब इसमें से मान के चलिए 12 सदस्यों में से उस दिन 10 ही सदस्य आए हों, 2 सदस्य यदि नहीं आए हों, 10 सदस्य यदि आए हों उस दिन, 10 सदस्य यदि उपस्थित हैं, तो ये 3/4 बहुमत अपना देंगे। 10 सदस्य अपना 3/4 बहुमत देंगे। 7 सदस्य के आसपास होंगे, 7 सदस्य के आसपास देंगे तो 3/4 बहुमत कहलाएगा। लेकिन कुल निर्वाचित सदस्य संख्या यहां पर 12, उसका 2/3 से अधिक बहुमत हो, तो 2/3, 12 का 2/3 बहुमत होता है आपका, 12 का 2/3 बहुमत 8। तब इस कंडीशन में अविश्वास प्रस्ताव जो है पास नहीं माना जाएगा। फिर से मैं बोल रहा हूं कि यदि 12 सदस्यों का यदि कोई जनपद है और उसमें से किसी दिन अगर 10 सदस्य उपस्थित हैं मतदान करने वाले और कोई अविश्वास प्रस्ताव पास करते हैं, तो इसका 3/4 बहुमत जो है होता है लगभग 7 के आसपास। तो 7 लोग, यदि यहाँ पर 7 लोग बहुमत पारित करते हैं तो ये कंडीशन तो पूरा हो जाता है, चलो 3/4 बहुमत पूरा हो गया। लेकिन एक कंडीशन और है कि ये 3/4 बहुमत जो है कुल निर्वाचित सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से अधिक होना चाहिए। अब कुल निर्वाचित सदस्य संख्या है 12, उनका 2/3 बहुमत होता है 8, तो ये 8 से कम है। तो इस कंडीशन में ये जो अविश्वास प्रस्ताव है वो पारित नहीं माना जाएगा। तो ये दोनों कंडीशंस जो हैं लागू होते हैं। अब अविश्वास प्रस्ताव कब नहीं ला सकते, तो इसके बारे में हम लोग ग्राम पंचायत में भी देख चुके हैं कि पद ग्रहण जब से किया, यानी आपके प्रथम सम्मेलन,
उसके 1 वर्ष के भीतर जो है आप नहीं ला सकते। ये कंडीशंस, ये 3 कंडीशंस आप ध्यान रखेंगे, सारे में सेम होंगे, आपके जिला पंचायत में भी होंगे, ग्राम पंचायत में भी यही था कि पदावधि ग्रहण करने से पहले, आपका पद ग्रहण करने से 1 वर्ष के भीतर आप जो है नहीं ला सकते, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन ये है कि पदावधि अब यदि समाप्त होने वाली है, पदावधि समाप्त होने वाली है, 6 महीने बस बचे हैं, उस भीतर आप नहीं ला सकते। शुरुआत के 1 साल में आप नहीं ला सकते, लास्ट के 6 महीने में आप नहीं ला सकते, और यदि किसी के खिलाफ पहले अविश्वास प्रस्ताव पारित किया गया हो जो कि असफल हो गया हो, तो ऐसे असफल अविश्वास प्रस्ताव के असफल होने के 1 वर्ष के भीतर जो है आप फिर से अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकते। तो ये 3 कंडीशन आपको ध्यान रखनी है। जब से पद ग्रहण करते हैं उसके 1 वर्ष के भीतर आप नहीं ला सकते, यदि उनकी पदावधि समाप्त होने वाली है तो लास्ट के 6 महीने के भीतर नहीं ला सकते, और यदि पहले कोई अविश्वास प्रस्ताव लाया गया हो लेकिन नामंजूर हो गया हो, उसके 1 वर्ष के भीतर भी आप अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकते। तो ये 3 कंडीशंस हैं। ये 3 कंडीशंस जो हैं ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत, तीनों ही पंचायत में आपको देखने को मिलेगा। ये जो अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है, यदि अविश्वास प्रस्ताव पास होता है तो इसके विरुद्ध जो है चुनौती की जा सकती है, इसके खिलाफ जो है अपील की जा सकती है। वो अपील की जानी होती है 30 दिवस के भीतर। अविश्वास प्रस्ताव यदि लाया गया है तो इसके विरुद्ध अपील की जा सकती है 30 दिवस के भीतर। के विरुद्ध या फिर इसको जो है चुनौती दी जा सकती है। तीस दिवस के भीतर जब भी आपके मतलब जिस भी के खिलाफ जो है अविश्वास प्रस्ताव लाया गया अध्यक्ष उपाध्यक्ष के खिलाफ, तो वो जो है 30 दिवस के भीतर जो है इसके विरुद्ध चुनौती दे सकता है, इसके विरुद्ध अपील कर सकता है संचालक पंचायत को। किसको लिखेगा ये, किसके समक्ष जाएगा? संचालक पंचायत। तो संचालक पंचायत को जो है ये अपील कर सकता है। संचालक पंचायत जो है 30 दिवस के ही भीतर, इसको माफ़ करेंगे, चुनौती दी जाती है 10 दिवस के भीतर, करेक्ट करेंगे इसको, 10 दिवस के भीतर जो है चुनौती दी जा सकती है। जिस दिन अविश्वास प्रस्ताव पास किया गया उसके 10 दिवस के भीतर चुनौती दी जा सकती है, इसके विरुद्ध अपील की जा सकती है संचालक पंचायत से, और संचालक पंचायत जो है 30 दिवस के भीतर इस मामले का निपटारा करेगा। यानी 30 दिवस के भीतर जो है संचालक पंचायत बताएगा कि जो प्रस्ताव पारित किया गया वो वैध है या अवैध है, उसके बारे में वो विनिश्चय करेगा संचालक पंचायत 30 दिवस के भीतर। एक बात और ध्यान रखने लायक है कि जब अविश्वास प्रस्ताव संबंधी चर्चा होती है, अविश्वास प्रस्ताव संबंधी या अविश्वास प्रस्ताव जब भी लाया जाता है, जिस भी मीटिंग्स में लाया जाता है, उस मीटिंग्स में जिसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा हो वो सक्रिय रूप से भाग नहीं लेता, यानी उसमें उसको बोलने का, उसमें उसको तर्क वितर्क करने का कोई अधिकार नहीं होता। तो यदि अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा हो तो अध्यक्ष जो है ना उस मीटिंग की अध्यक्षता करेगा और ना ही उस पर अपनी बात रखेगा। तो इस तरीके से धारा 23 से 28 हमने देखा जनपद पंचायत के बारे में। लगभग सेम ही है आपका जिला पंचायत, उसमें बस अपने को ये ध्यान रखना पड़ेगा निर्वाचन क्षेत्र की जो जनसंख्या है वो बदल जाएगी, बाकी सारे आरक्षण वगैरह, सारे अनुपात वगैरह जो हैं वो लगभग एक जैसे हैं। तो अगला हम देखते हैं धारा 29 जिला पंचायत की संरचना।